हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है और हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं फ्रेंड। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, अब तक हम भक्ति काल पूरा कर चुके हैं। भक्ति काल की मैंने कल आपके लिए रचनाएं भी डाल दी थी और आज हम उत्तर मध्य काल पढ़ेंगे, जिसे हम रीति काल कहते हैं। इससे शुरू करने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपके लिए 22-23 वीडियो जो है भक्ति काल के डाल चुकी हूँ और 9 वीडियो आदि काल के डाल चुकी हूँ। 23वां वीडियो जो है भक्ति काल की रचनाओं का है और 22 वीडियो जो है भक्ति काल के हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। ये उत्तर मध्य काल है और इसे रीति काल कहते हैं। ये संवत 1700 से लेके 1900 तक का काल है। इसमें फ्रेंड्स 3 प्रकरण हैं। ये पूछे जाते हैं कि रीति काल में रामचंद्र शुक्ल के कितने प्रकरण हैं या आदि काल में कितने हैं, तो इसलिए मैं आपको प्रकरण की संख्या भी बता रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप नोट करते जाइए। ये पहला प्रकरण है, आज हम ये पढ़ेंगे। हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहन लाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा। नरहरि कवि के साथ ही करनेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ लिखे। फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए किसने लिखे थे। नरहरि कवि के साथ ही करनेश करनेश कवि ने कितने लिखे थे? 3, कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण। ओके फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए। और किसने लिखे थे? नरहरि कवि के साथ ही करनेश ने। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए, रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशव दास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्रभाव 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। केशव के प्रसंग में यह पहले भी हम जान चुके फ्रेंड कि काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे केशव दास जी। तो थे उनमें अलंकार, उनके काव्य में जो है अलंकार ज्यादा था। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री ना लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा और उद्भट के समय में थी। उस उत्तर उद्दशा का नहीं जो आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। भामा और उद्भट के समय में अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था। यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं। उसमें अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके सामान्य के अंतर्गत वर्ण विषय और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं। पर केशव दास के उपरांत तत्काल रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं। कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामा, उद्भट आदि के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार अलंकार्य का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया। इस प्रकार देवयोग से संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास की संक्षिप्त उदाहरणी हिंदी में हो गई। रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। अब आप ये फ्रेंड नोट कर लीजिए कि हिंदी रीति ग्रंथों का की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कुल्प, कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखे। ये नोट कर लीजिए फ्रेंड, और ये लाइन भी पूरी नोट कर लीजिए। ये रामचंद्र शुक्ल के कथन ये उसमें पूछी जा चुकी है। ओके फ्रेंड्स, ये सारा नोट कर लीजिए। अब ये देखिए,
काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी। कवियों ने कविता लिखने की प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता का सविया लिखना। हिंदी साहित्य में यह अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। कवि हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि क्रम में प्रवृत्त हो जाते। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी ना हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद में ही लिखा जाता था। पद में किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क ही हो नहीं सकता। इस अवस्था में चंद्रालोक की यह पद्धति की ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी ली। उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे। उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ थे। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। शब्द शक्ति का विषय तो दो ही चार कवियों ने नाममात्र के लिए लिया है, जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न हो सकती है। काव्य के साधारणतः दो भेद किए जाते हैं, श्रव्य और दृश्य। इनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया। सारांश यह है कि इन रीतियों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझा जाना चाहिए। यह सब लिखने का आप अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह ना समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही। केशव दास के वर्णन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहाँ कहाँ से ली है। आगे होने वाले लक्षण ग्रंथकार कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखी हैं, जो कहीं कहीं अपर्याप्त है। अपनी ओर से उन्होंने ना तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, न रस क्षेत्र में। काव्यांगों का विस्तृत समझ इन्हें अपने काव्य निर्णय में किया है। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांट कर रखा है, उससे भ्रम हो जाता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है। वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया है। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। संस्कृत काव्य में अत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था। इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ है, पर हिंदी काव्य में यह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया। भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संपूर्ण ग्रंथ की भाविक का ही एक दूसरा या परिवर्धित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से बस इतना ही अंतर है। दास जी की अतिशयोक्ति के 5 नए दिखाई पड़ने वाले भेदों में से 4 तो भेदों के भिन्न योग है, 5वां संभावना अतिशयोक्ति तो संबंध अतिशयोक्ति ही है। देव कवि का के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा है। उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस तरंगणी से ली है, वैसे ही वह छल भी। सच पूछे तो छल का अंतर्भाव अविद्या में हो जाता है। इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पदबद्ध लक्षण ग्रंथों में लिए दिए हुए लक्षणों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इस गड़बड़ी के संबंध में दो बातें कही जा सकती है। या तो यह कहे कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी है, अथवा प्रभाववश को और समझकर। मतभेद तो तब कहा जाता जब कहीं कोई नूतन विचार पत्ति मिलती। अतः दूसरा कारण ही ठहरता है। कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। केशव दास ने रूपक के 3 भेद दंड से लिए, अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। फ्रेंड, कौन से लिए दांडी से, ये नोट कर लीजिए। अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। चलिए आगे। इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्ति नहीं है करता और उदाहरण भी अधिक तादाद में रूपक का हो।
कि आपको नजर आ जाए। केशव के ना तो लक्ष्मण की यह बात प्रकट होती है ना उदाहरण से। उदाहरण में दंडी के उदाहरण का ऊपरी ढांचा भर झलकता है पर असल बात का पता नहीं। इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दिए गए हैं। भूषण क्या? प्राय सब हिंदी कवियों ने भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के ना होकर भाव के हो गए हैं। भूषण का उदाहरण सभी गड़बड़ है। शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता। उपादान लक्षण का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत। उदाहरण से साफ झलकता है कि लक्षण का स्वरूप ही समझने में भ्रम हुआ है, जबकि काव्यांशों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ। तब तरह तरह के वाद कैसे प्रतिष्ठित होते। शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, ये देख लीजिए। डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ी फ्रेंड सॉरी, पर असल बात का पता नहीं है। इससे ये सब भूषण का हमने पढ़ लिया था, शब्द शक्ति का देख लेते हैं। शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता। उपादान लक्षण का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत। उदाहरण से साफ झलकता है कि इस लक्षण का स्वरूप ही समझने में भ्रम हुआ है, जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ। तब तरह तरह के वाद कैसे प्रतिष्ठित होते। संस्कृत साहित्य में जैसे अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं। वैसे वादों के लिए हिंदी के रीति क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केशव के उपरांत रीति काल में होने वाले कवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया। वे रस को ही काव्य ही की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले। महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की है, पर उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया। इन रीति ग्रंथों की कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषतः श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों से चुनकर इकट्ठा करें तो भी इनकी अधिक संख्या ना होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा। इससे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत मुक्तक रचना हिंदी में हुई। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ। इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए। इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर दिखाया। रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ है, जिनमें और दूसरे रस पीछे से संक्षेप में चलते कर दिए गए। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है। इस आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया और ना जाने कितने ग्रंथ केवल नख सिख वर्णन के लिखे गए। ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि रीति काल में जो है नक्शिक वर्णन ज्यादा लिखे गए हैं। नक्शिक वर्णन का होता है कि सर से लेकर पैर तक की रचना, किसी नारी के लिए सर से लेकर पैर तक की उनकी व्याख्या करना कि वो किस टाइप की थी। ओके फ्रेंड, और ये इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर ही दिखाया। रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ हैं, जिनमें और दूसरे रस पीछे से संक्षेप में चलते कर दिए गए। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है। इस आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया और ना जाने कितने ग्रंथ केवल नक्शिक वर्णन के लिखे गए। ये मैंने आपको बता ही दिया नक्शिक वर्णन के बारे में फ्रेंड। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में षट ऋतु वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गई। विप्रलभ संबंधी 12 माह से भी कुछ कवियों ने लिखे। रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन की भिन्न भिन्न चित्त बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की और कवियों की दृष्टि नहीं जान पाई। वह एक प्रकार से बद और परिमित सी हो गई। उसका क्षेत्र संकुचित हो गया। वागधारा बधी हुई नालियों से में ही प्रवाहित होने लगी।
जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। कुछ कवियों के बीच भाषा शैली, पद विन्यास, अलंकार विधान आदि भारी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सके, पर उनकी आभ्यंतर प्रवृत्ति की अन्वीक्षण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उस च्युत संस्कृति दोष का निराकरण क्या होता, जो ब्रज भाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता, और नहीं तो वाक्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता। फ्रेंड्स, ये लाइन में दोबारा से पढ़ देती हूँ, शायद इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। जिससे उस च्युत संस्कृति दोष का निराकरण होता, जो ब्रज भाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है, और नहीं तो वाक्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता, जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे, जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेग उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है। यदि शब्द हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों का तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को ना होता। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी। भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधि इन दोनों काव्य भाषाओं का कवि की इच्छा अनुसार सम्मिश्रण भी था। यद्यपि एक समान साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती, पर वह अपना ढांचा बराबर बनाए रहती। काव्य की ब्रज भाषा के संबंध में भी अधिकतर यही बात रही। सूरदास की भाषा में यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग जैसे मोर, हमार, कौन, अस, जस इत्यादि बराबर मिलते हैं। बिहारी की भाषा भी कौन, दीन आदि से खाली नहीं। रीति विकास अधिकतर अवध में हुआ, अतः इस काल में काव्य की ब्रज भाषा में अवधि के प्रयोग और अधिक मिले। इस बात को किसी कवि ने लक्ष्य भी किया। दास जी ने अपने काव्य निर्णय में काव्य भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया। मिश्रित भाषा के समर्थन में वे कहते हैं, ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पारस्यो पै अति प्रगट जू होय, ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन भाखनी, सहज पारसी हूँ मिले छठ विधि कहत बखानी। उक्त दोहों में मागधी शब्द से पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। अवधि अर्ध मागधी से निकली मानी जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। जंबा लाने के लिए ब्रज का नहीं, आप्त कवियों की वाणी भी प्रमाण है। इस बात को दास जी ने स्पष्ट कहा है। सुर केशव मंडन बिहारी कालिदास भ्रम, चिंतामणि मति राम भूषण सुजानिए, लीलावर सेनापति निपट नेवाज निधि, नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिए, आलम रहीम रस खान सुंदरादिक, अनेकन सुमति भय कहाँ लो बखानिए बरखानिए, ब्रज भाषा हित ब्रजभाष ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हुसो जानिए। मिली जुली भाषा के प्रमाण में दास जी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक ने जो कवियों के शिरोमणि हुए हैं, ऐसी भाषा का व्यवहार किया है। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, इनके काविन में मिली है भाषा विविध प्रकार। अब ये फ्रेंड नोट कर लीजिए किसने लिखी है ये। दास जी के बारे में बताया, दास जी ने लिखी पंक्तियां पूछी जा चुकी फ्रेंड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है किसने लिखी हुई है ये पंक्तियां, मिली जुली भाषा के प्रमाण में दास जी कहते हैं तुलसी और गंग के बारे में। ये पंक्तियां फ्रेंड पूछी जा चुकी है। इस सीधे साधे दोहे का जो अर्थ है ले कि तुलसी और गंग इसलिए कवियों के सरदार हुए कि उनके काव्य में विविध प्रकार की भाषा मिली है। उनकी समझ को क्या कहा जाए। दास जी ने काव्य भाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया, वह कुछ 100 वर्षों की काव्य परंपरा के पर्यालोचन के उपरांत, अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ठीक है। उन्होंने काव्य भाषा ब्रज भाषा ही कही है, जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो सकता है, पर भाषा संबंधी और अधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा। उनके कारक चिन्हों और क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर करते रहे। ऐसा वे केवल सौंदर्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं करना कि भूतकाल के लिए वे छंद की आवश्यकता के अनुसार किया। कोनो करियो करियो
कौन यहाँ तक की किया तक रखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को यह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रज भाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी। भक्ति काल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के सत्संग से ही कुछ फारसी के शब्द और चरण भाव मिलने लगे थे, इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर आदि को की तो बात ही क्या, तुलसीदास ने भी गनी गरीब साहब इतती उम्र दराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। सुर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। फिर मुसलमानों राज्य की दृढ़ता के साथ साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यो ज्यो बढ़ता गया त्यों तो कवि लोग उन्हें अधिकाधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टा और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहां चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे। वे भी दरबार में खड़े होकर उम्र दराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। बखत बुलंद आदि शब्द उनकी जबान पर भी नाचने लगे। यह तो हुई व्यवहारिक भाषा की बात। फारसी काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरंभ किया। अपनी भाषा की सरसता का ध्यान रखने वाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही कम स्थान दिया। परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखने वाले साधारण कवियों ने कहीं कहीं बड़े बेढंगे तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे। कहीं कहीं खुशबोयन आदि उनके विकृत शब्दों को देखकर शीर्षकों को एक प्रकार की विरक्ति सी होती है और उनकी कविता गंवारों की सी रचना सी लगती है। शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार सामग्री तक उठाकर रख ली है और उनके भाव भी बंध गए। रस निधि कृत रतन हजारा में, अभी फ्रेंड ये नोट कर लीजिए ये रस निधि कृत रतन हजारा में यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर उन्होंने उन भावों को अपने देशी सांचे में ढाल लिया है जिससे वे खटकते क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है, पर बिहारी रस भंग करने वाले विभस्त रूप कहीं नहीं लाए हैं। यहाँ पर उल्लेख देना भी आवश्यक जान पड़ता है। रीति काल के कवियों के प्रिय छंद कवित और सवैये ही रहे हैं। फ्रेंड ये भी नोट कर लीजिए कि रीति काल के कवियों के छंद कवित और सवैये ही रहे हैं। ओके फ्रेंड, कवित तो श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया था। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें दोनों के उन अनुकूल नाच सौंदर्य पाया जाता है। सवैया श्रृंगार और करुण इन दो कोमल रसों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। यद्यपि वीर रस और कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहां तहां किया है। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। फ्रेंड ये भी नोट कर लीजिए, श्रृंगार और वीर रीतिकाल में इन्हीं की ज्यादा हुई है और ओजपूर्ण कविताएं ज्यादा लिखी गई है। फ्रेंड प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार में कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि थी जिनके लिए कर्मण्यता और वीर जीवन बहुत कम रह गया था। ओके फ्रेंड्स, आज रीतिकाल का ये प्रकरण फर्स्ट समाप्त हो गया है। कल हम प्रकरण सेकंड करेंगे और आज के लिए इतना ही काफी फ्रेंड। कल फिर मिलते हैं, बने रहिए चैनल पे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी फ्रेंड। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड जरूर लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और पढ़ते रहिए फ्रेंड, टच में रहिए। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही और कल फिर मिलेंगे।